Truth is stranger than fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't. सत्ताईस नवंबर 2020 ईरान का अब्जाड शहर। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ साइंटिस्ट मोहसेन फखरीजादे अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और थोड़ी देर बाद अचानक एक मोड़ आता है। उसी मोड़ के पास एक कोने पे एक पिकअप ट्रक खड़ी होती है। जैसे ही फखरीजादे की गाड़ी वहां पहुंचती है तो अचानक उस पिकअप ट्रक में से गोली चलना शुरू हो जाती है। इसके कुछ सेकंड बाद एक जोरदार धमाका होता है और पूरी की पूरी पिकअप ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद फखरीजादे की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स उस ट्रक के मलबे के पास जाते हैं और उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस पिकअप ट्रक के मलबे में से किसी की लाश नहीं मिलती है और ऐसा चौंकाने वाला काम सिर्फ एक ही एजेंसी कर सकती है। और वो है इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद। जिसने 2000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से अपने दुश्मन को उड़ा दिया। कैसे? तो ये जानेंगे आज के एपिसोड में। The Artificial Intelligence Assisted Remote Controlled Killing Machine. इजराइल एक ऐसा देश जो अपने यहूदी अस्तित्व की पहचान के ऊपर टिका हुआ है। ये देश भारत से 150 गुना छोटा है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हुए यहूदी नरसंहार के बाद इजराइल का सिर्फ एक ही मकसद है, नेवर फॉरगेट, नेवर अगेन। इजराइल की इसी यहूदी पहचान के कारण हमारे मिडिल ईस्ट के कुछ अरब देश इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं। इसी कारण से इजराइल को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चौकन्ना रहना पड़ता है और कुछ कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं। 2018 में इजराइल ने ईरान में घुसकर उनके न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए। This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh. This work is carried out by Sapan. That's an organization inside Iran's defense ministry. And you will not be surprised to hear that Sapan is led by the same person who led Project Ahmad, Dr. Fakhrizadeh. मोसाद के अनुसार प्रोजेक्ट अमाद ये ऐसा प्रोजेक्ट था जो ईरान दुनिया से छुप के चला रहा था जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स बना सके। ईरान से जो डॉक्यूमेंट्स इजराइल ने चुराए थे उससे उनको पता चलता है कि एक सेंट्रीफ्यूज असेंबली वर्कशॉप है उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट में जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा टेक्निकल चैनल है तो सिर्फ कहानी नहीं बताएंगे, ये सेंट्रीफ्यूज क्या है ये भी आपको डिटेल में पता चलेगा। चलिए देखते हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नेचुरल यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसी नेचुरल यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आइसोटोप का मतलब है ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर एक समान होता है पर उसका मास नंबर अलग अलग होता है। एक है यूरेनियम 238 और दूसरा यूरेनियम 235। इन दोनों के बीच में जो वजन का अंतर है वो हमें अनुमति देता है कि हम इन दोनों को नेचुरल यूरेनियम में से अलग कर सकें, यानी कि सेपरेट कर सके। और इसके बाद यूरेनियम 235 के परसेंटेज को हम बढ़ा सके। इसी प्रोसेस को हम एनरिचमेंट कहते हैं।
अब इस यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस में हमें सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत पड़ती है। इसमें हम यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम का गैस एंटर करवाते हैं और उसको रोटेट करवाते हैं। इसके कारण जो हैवी मटेरियल है यानी कि यूरेनियम 238 जो हैवी है वो सिलेंडर के आउटर वॉल पे आ जाता है और यूरेनियम 235 वो सिलेंडर के सेंटर में आ जाता है और उसको बाहर एक्सट्रैक्ट करके दूसरे सेंट्रीफ्यूज में डाला जाता है। ऐसे बहुत सारे सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं। लास्ट में एनरिचमेंट प्रोसेस अगर होके 5% एनरिच हुआ है तो उसको न्यूक्लियर पावर में इस्तेमाल किया जाता है और 90% जितना हो जाता है तो उसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं। अब यही यूरेनियम 235 को न्यूक्लियर वेपन में डाल के उसका फिजन रिएक्शन करवाते हैं और उसको यूज़ किया जाता है। तो देखा आपने, ऐसे बनते हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो चलिए एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं। फकरीज़ादे की सुरक्षा में गार्ड्स तैनात रहते थे, इसलिए इजराइल के लिए मिलिट्री एक्शन या फील्ड ऑपरेशन प्लान करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इजराइल का सिर्फ एक ही नियम है कि अगर फॉरेन सॉइल पे कोई ऑपरेशन प्लान होगा और उसे एग्जीक्यूट करने वाले वापस नहीं आ सकते तो वो ऑपरेशन होगा ही नहीं। अब इस मिशन के लिए मोसाद बेल्जियन मेड FN मैकगन का सिलेक्शन करती है। इसका रोबोटिक एपरेटस के साथ ऊपर अगर वज़न चेक करें तो वो 1 टन से ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए वो लोग इस गन को और उस रोबोटिक एपरेटस को जितना छोटा हो सके उतने पार्ट्स में डिसअसेंबल करते हैं और उसको स्मगलिंग करके ईरान में पहुंचाते हैं। अब फकरीज़ादे के ऊपर मोसाद एकदम कड़ी सर्विलेंस करने लगती है और उस गन को वापस से रीअसेंबल करके उसी उनके रोज़ाना के एक रूट पे फिट कर देती है। और ये करने के बाद मोसाद का हिट स्क्वाड ईरान से बाहर निकलकर वापस अपने देश चले जाते हैं। अब वो दिन यानी कि D-Day आ चुका था। 27 नवंबर 2020 के दिन फकरीज़ादे अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठते हैं और आगे निकल जाते हैं। अब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है और अचानक एक मोड़ आता है। उसी मोड़ पे मोसाद ने एक दूसरी जगह पे एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा फिट करके रखा हुआ था और अब यही कैमरा मोहसिन फकरीज़ादे को गाड़ी ड्राइव करते आइडेंटिफाई करता है और सिग्नल भेज देता है। जैसे ही कैमरे में से सिग्नल मिलता है तो मोसाद के हेडक्वार्टर्स में हलचल तेज हो जाती है और उसके बाद उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम फेशियल रिकग्निशन के प्रोसेस को शुरू कर देता है। आइए जानते हैं यह फेशियल रिकग्निशन का प्रोसेस काम कैसे करता है। फेशियल रिकग्निशन को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है: डिटेक्शन, एक्सट्रैक्शन, ट्रैकिंग एंड रिकग्निशन। डिटेक्शन प्रोसेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरे फ्रेम को ग्रिड में डिवाइड करता है और फेस को देखता है। जैसे ही फेस डिटेक्ट हो जाता है वैसे ही एक मैथमेटिकल मॉडल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यही प्रोसेस नेक्स्ट फ्रेम में रिपीट की जाती है और एक ट्रैक बनता जाता है। जैसे ही ये ट्रैकिंग का प्रोसीजर कंप्लीट होता है वैसे ही ये एल्गोरिदम एक पूरा कंबाइंड मॉडल बनाता है सारे के सारे फ्रेम्स को एनालाइज करने के बाद, और हमारे डेटाबेस में से वो मॉडल अपने आप डिटेक्ट हो जाता है और वो इंसान रिकग्नाइज हो जाता है। अब इसी प्रोसेस की मदद से फकरीज़ादे के फेस को भी रिकग्नाइज कर दिया जाता है और मोसाद श्योर हो जाती हैं कि ये वही है। और बस 2000 किलोमीटर दूर बैठे बैठे अपने कंप्यूटर स्क्रीन की मदद से उसे कमांड दे दिया जाता है और ट्रिगर खींच दिया जाता है। तो चलिए इसी का एनिमेशन दिखाते हैं आपको।